गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक विशेष एपिसोड के अंदर आपका स्वागत करता हूं। चलते मार्केट के अंदर ये मैं दूसरी बार एक एपिसोड बना रहा हूं। इससे पहले वाला एपिसोड मैंने जिस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उस दिन गुरुवार का ही दिन था, एक्सपायरी का डे था। और मुझे ये लगा कि मुझे मेरे चाहने वालों को कल जो मेजर इवेंट होने वाली है उसके बारे में बताना चाहिए, उनको वार्न करना चाहिए कि बाजार और चार्ट किस डायरेक्शन के अंदर इशारा कर रहे हैं। और बाजार और चार्ट के अंदर जो मद्दी या सेलिंग की इंडिकेशन मिल रहे थे उसके चलते उसी दिन बाजार ने 250 पॉइंट की सेल ऑफ दिखाई और उसके बाद अगले दिन एक मेजर सेल ऑफ के बाद में बाजार रिकवर हुआ, तो ऑलमोस्ट निफ्टी ने 500-700 पॉइंट का करेक्शन दिया। आज ऐसा क्या हुआ? कल आरबीआई 7 जून है और 7 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की रेट कट की एक्सपेक्टेशन है। और उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये जानने की अपन कोशिश कर रहे हैं। और आज का बाजार किस डायरेक्शन को इशारा कर रहा है? क्या आरबीआई रेपो रेट चेंज करेगी और उसका बिजनेस पे, आईटी पे, स्टार्टअप पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, मोटर व्हीकल्स पे, रियल एस्टेट के ऊपर और बैंकिंग एंड एनबीएफसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम इस एपिसोड में डिस्कस करना चाहते हैं। न्यूमरा की एक रिपोर्ट आई थी, उसने ये कहा है कि आरबीआई एक्सपेक्टेड टू कट रेपो रेट बाय 100 बेसिस पॉइंट बाय 2025 एंड। तो जून के बाद में हर 2 महीने से पॉलिसी होगी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर जून के बाद में अगस्त के अंदर और अगस्त के बाद में अक्टूबर के अंदर इस तरीके से दो बड़ी पॉलिसी मीट्स जो इसके बाद वाली जो पेंडिंग्स है उनके अंदर भी रेट कट हो सकते हैं। अभी हमें क्या लगता है कि इस बार बाजार ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट को तो मेरे हिसाब से फैक्टर इन कर लिया है। अगर 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट होता है तो बाजार के अंदर कोई बहुत एक्सप्लोसिव मूव आएगा इसकी संभावनाएं कम है। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो तो बाजार के अंदर तेजी की एक बढ़िया संभावना नजर आती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर सीआरआर कट कर दे, सीआरआर कट करने का मतलब दोस्तों होता है कि बाजार में लिक्विडिटी का इन्फ्लक्स बढ़ना। अगर लिक्विडिटी बढ़ती है तो बाजार के अंदर तेजी आती है। अगर ये दोनों भी नहीं करे तो भी बाजार में तेजी आ सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आरबीआई गवर्नर कहते हैं कि बोले कि हम तो साहब ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब की बार भारत की जीडीपी आसमान छू जाएगी, भारत का फ्यूचर बहुत अच्छा है, जिसको कहते हैं ना मतलब फोरकास्ट। तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो अभी हमारे को भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। अपन टेक्निकल चार्ट के आधार पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि बाजार के अंदर फ्यूचर आपको क्या लगता है। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं। और इस वीडियो के अंदर जो भी डिस्कशन हुआ है वो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और इसको कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं मानेगा। अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके ही इसको करेंगे। इसमें अगर किसी शेयर्स का नाम आ रहा है तो वो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए आ रहा है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेट कट की एक्सपेक्टेशन एंड मार्केट इम्पैक्ट। मंगल अपनी राशि बदल रहा है। जो अपनी नीच की राशि कर्क में है, कर्क से निकल के वो सिंह राशि में जा रहा है। सिंह राशि गवर्नमेंट को इंडिकेट करती है। मंगल अगर गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा तो डिसीजन पुख्ता होंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ये जो जून 6 को एंटिसिपेट कर रहे हैं हम एक थर्ड कंसेक्यूटिव रेट कट। और रेट को हम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ आ जाएगी? रेपो रेट आ जाएगी 5.75 को। आरबीआई पॉलिसी मीट के अंदर रेट कट की एक्सपेक्टेशन। पॉलिसी डिसीजन कब है? 6 तारीख को है। एक्सपेक्टेड रेट कट कितनी है? 25 से 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट रिडक्शन है। अभी कितनी चल रही है? 6% की चल रही है। थर्ड कंसेक्यूटिव रेट कट एंटिसिपेटेड है। इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या है? अप्रैल का रिटेल इन्फ्लेशन 3.16 है। आरबीआई कितना चाहता है? 4% चाहता है। तो
रेट कट के इन्फ्लेशन के ट्रेंड के हिसाब से आरबीआई को पूरा 6 ईयर लो के ऊपर है। और आरबीआई ने जिस तरीके से एक मैसिव डिविडेंड 2.4 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को दिया है, उससे गवर्नमेंट की फिस्कल स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो गई है। उसका जो फिस्कल जो लॉसेस थे वो काफी इंप्रूव हो गए, तो उसके चलते भी गवर्नमेंट के पास में स्पेंडिंग करने की पावर बढ़ रही है, तो उसके चलते रेट कट की एंटिसिपेशन हम और ज्यादा कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का आउटलुक क्या है? जीडीपी की ग्रोथ का जो डाटा आया था अभी करंटली वो बहुत अच्छा है। और ग्रोथ आउटलुक धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस बार की आरबीआई पॉलिसी मीट के बाद में गवर्नर साहब इसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट्री देंगे। एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? 53 आउट ऑफ 61 एनालिस्ट का जो पोल है वो 25 बेसिस पॉइंट रेट कट को कर रहा है, तो इसका मतलब 90% लोग 25 बेसिस पॉइंट को एंटिसिपेट कर रहे हैं। कुछ रिमेनिंग कुछ लोग हैं उनमें से 50 बेसिस पॉइंट रेट कट को कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 5%, और 5% ऐसे भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि शायद रेट कट चेंज नहीं हो, क्योंकि अमेरिका का भी ट्रेड वॉर का डिसीजन नहीं हुआ। प्रीवियस जो मीटिंग्स थी उनके अंदर क्या था? बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव मोमेंटम दिया। जैसे ही रेट कट का डिसीजन आया उसके बाद करंट रैली जो है वो 56,000 के आसपास में आके अटकी हुई है, और 56,000 को जैसे ही पार करके जाएगी तो वो नया ऑल टाइम हाई बनाएगी, और एंटिसिपेटेड चार्ट के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम वापस से शुरू होगा। पोस्ट डिसीजन क्या है? अपवर्ड मोमेंटम, रेट कट, गुड कमेंट्री प्लस चार्ट। टेक्निकल चार्ट पे ये बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट है। इस चार्ट के अंदर हमने ये देखा है कि इसने एक मैसिव अप मूव दिया है जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में है, और उसके बाद में इसने इस जोन के अंदर कंसोलिडेट किया है। और ये जोन जो है ये 56,000 है अपर साइड के अंदर, और नीचे 55,000 समथिंग का जो जोन है, इस जोन को इसने रीटेस्ट किया। ये जो ब्रेकआउट लेवल है, इस ब्रेकआउट लेवल को बैंक निफ्टी रीटेस्ट करके अभी इस करंटली इस जोन के आसपास 56,000 के आसपास में ये बिहेव कर रही है। पॉजिटिव फैक्टर क्या होगा? अगर रेट कट होगा तो क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगी। क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होने से क्या फर्क पड़ता है? पहला तो ये होता है कि बाजार के अंदर कंज्यूमर प्रोडक्ट जो गुड्स होते हैं उनकी बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है। मकान्स होते हैं जो हाउसिंग लोन की रेट कम हो जाती है, तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है और ईएमआई कम होने से। और जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। इसके अलावा कंज्यूमर जो गुड्स व्हीकल्स के अंदर बहुत तेजी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चैलेंजेस क्या होता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होगा वो कंप्रेस हो जाएगा, और लैग इन प्राइसिंग डिपॉजिट डिपॉजिट के ऊपर अभी भी इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो उनको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा इनको। और जितना, क्योंकि लोन का जो रेट होती है वो सीधे सीआरआर से लिंक है, वो जल्दी अफेक्ट पड़ती है। एनबीएफसी के अंदर बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी, स्टेबल लैंडिंग रेट्स हो जाएगी, और एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर निफ्टी रियल्टी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। अभी ये आपके सामने फॉर एक सैंपल चार्ट के तौर पे मैंने ओबेरॉय रियल्टी का एक चार्ट दिखाया है। ये चार्ट बहुत ही एक्सट्रीमली टेक्निकली बहुत बुलिश डबल बॉटम बना के ये एक इस जोन के ऊपर 1837 या 1840 का रेजिस्टेंस पार करने के बाद में ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि 2340-50 है उसके आसपास की तरफ ये मूवमेंट बहुत रैपिडली बहुत फास्ट मूवमेंट अपसाइड को दे सकता है। निफ्टी रियल्टी के बाद में टॉप परफॉर्मेंस कंपनियां क्या है? शोभा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है। दे ऑल आर शोइंग अपवर्ड मोमेंटम। पूर्वंकरा के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड के अंदर देखने को मिल रहा है। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट कम होने से हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी और लोगों के अंदर मकान खरीदने का सपना पूरा करना आसान होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी फाइनेंसिंग अगर इंप्रूव हो जाती है, व्हीकल फाइनेंसिंग लो कहते हैं, ईएमआई कम हो जाएगी तो ऑटो लोन सस्ते हो जाएंगे। उससे प्रोडक्शन और डिमांड के अंदर बूस्ट मिलेगा और कंज्यूमर सेंटिमेंट इंप्रूव होगा। टाटा मोटर का चार्ट एक इस करंट इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, और
ये कभी भी अब जो लास्ट कैंडल है वो अच्छा अभी करंटली एक बुलिश कैंडल बनाती हुई दिख रही है, और ये जिस जोन को, जो कि 730 का जोन है, इसको पार करने के बाद में ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर अपनी अपवर्ड जर्नी पूरी करेगा। क्यों अपवर्ड जर्नी पूरी करने की संभावना है? क्योंकि इसके अंदर एक जो आरबीआई की ईवी पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईवी पॉलिसी जो नई आई है, उसमें ईवी को बहुत फोकस किया है, और टाटा मोटर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ईवी कंपनी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर अफोर्डेबल फाइनेंसिंग आने से हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उनके अंदर ग्रोथ आएगी और उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ईएमआई अट्रैक्टिव होने के कारण मैन्युफैक्चरिंग को भी फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? पॉलिसी स्टांस को मॉनिटर करना चाहिए। सेक्टर एलोकेशन जो अपन ने देखा, जो रेट सेंसिटिव्स हैं उनको आप क्लोजली एक लिस्ट बना लें, उन कंपनियों की, उन स्टॉक्स की जो आपको पसंद हो, या आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एडवाइस कर रहे हैं उनको देखें और उनके ऊपर वॉच करें। रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण आरबीआई पॉलिसी डिसीजन, रेट डिसीजन आने से पहले हो सकता है कि एक बार ये नीचे की तरफ डिप भी दे दे। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव बुलिश। दूसरा, दो बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी होने वाली है। पहली इवेंट ये होने वाली है कि मरकरी जो कंबस चल रहा था वो कंबस्शन से बाहर आ रहा है। मरकरी के कंबस्शन से बाहर आने से बिजनेस और प्रॉस्पेरिटी और डिसीजन मेकिंग को फायदा होता है। तो अगर हम सोचेंगे कि अगर डिसीजन मेकिंग को फायदा हो रहा है तो आरबीआई गवर्नर क्या कर रहा है? वो डिसीजन ही तो ले रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मरकरी अभी अपनी खुद की राशि जेमिनी में आएंगे। जेमिनी थर्ड हाउस है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आरबीआई गवर्नर क्या करने वाले हैं? आरबीआई गवर्नर कम्युनिकेट करने वाले हैं। किस चीज को कम्युनिकेट करने वाले हैं? ये डिसीजन कम्युनिकेट करने वाले हैं कि आरबीआई भारत के बारे में क्या सोचती है और रेट, इंटरेस्ट रेट का क्या डिसीजन करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट है, इन दोनों का जो जेमिनी में आना और इनका कंबस्टन से निकलना, ये दोनों बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि इस इवेंट से लिंक है। और इसके पर ये एक डिटेल वीडियो एनालिस्ट, टेक्निकल एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस डिटेल वीडियो मेरे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। कृपया इसको देख लें, इसका लिंक मैं आ, इसके साथ में दे दूंगा। दूसरी बड़ी इवेंट क्या होने वाली है? मार्स। मार्स क्या करने वाला है? मार्स का एक गोचर है। मार्स अपनी नीच राशि कैंसर से निकल के अपने राजा सूरज की राशि सिंह में जाने वाला है। और जब सेनापति अपने राजा के घर जाएगा तो क्या कंफर्टेबल हो जाएगा, और कंफर्टेबल होने से क्या होगा? डिसीजन बहुत फास्ट होंगे और बहुत पावरफुल डिसीजन होंगे। वहीं पे साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। केतु बैठे होने के कारण बहुत सारे लोग ये कह रहे, एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड में ये कह रहे हैं कि इससे तो काल सर्प दोष बन जाएगा। मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रांजिट है जिसके कारण मंगल और राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह दिख रहे हैं, ये काल सर्प दोष नहीं है। जो उन लोगों को अपनी नॉलेज इंप्रूव कर देनी चाहिए। ये कालामृत दोष है, कालामृत योग है। और काल अमृत योग के कारण इस बाजार के अंदर एक्सट्रीमली पावरफुल तेजी आएगी। राहु केतु के इस काल सर्प वर्सेस काल अमृत दोष के ऊपर मैं एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बना के इसके ऊपर अपने चैनल के ऊपर पोस्ट करूंगा, कि ताकि लोगों के मन में जो एस्ट्रोलॉजी के कारण ये जो भ्रांतियां आ रही हैं कि बाजार के अंदर बहुत भारी गिरावट आने की संभावना है, बाजार के अंदर बहुत उठक पटक होगी। उठा पटक तो हो सकती है दोस्तों, क्योंकि क्या है कि एस्ट्रोलॉजिकली बड़ी बड़ी इवेंट्स हैं। क्योंकि गुरु का आद्रा राशि में प्रवेश करना, गुरु का कंबस्ट होना, तो ये सब चीजें मिलके आपको ये बता रही हैं कि बाजार के अंदर तेजी और मंदी के बीच में साइकिल चलती रहेगी। लेकिन डायरेक्शन मुझे लगता है कि इसके सब के बावजूद भी बाजार का अपवर्ड डायरेक्शन रहने वाला है। इसी के साथ मैं अपना ये एक शॉर्ट अपडेट वीडियो समाप्त करता हूँ। और इस अपडेट वीडियो के बाद के साथ में आज के रनिंग मार्केट के अंदर भी निफ्टी ने एक बढ़िया सा उछाल दिया, और अभी शायद एक्सपायरी के चलते उसमें एक करेक्शन है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का चार्ट है, ये सब बॉटम के ऊपर है। एंड बैंक निफ्टी भी काफी आज के हाई से अभी नीचे की तरफ आके करेक्ट हो रही है। लेकिन ये जब तक
56,148 का ये जो जोन है, इस जोन को पार करके ऊपर नहीं जाएगी तब तक एक्सट्रीम बुलिश अपमूव की तरफ हम नहीं गए। टाटा मोटर के चार्ट के बारे में हमने आपको बता ही दिया था कि ये इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट भी इसी तरीके से यहाँ पे लॉन्ग, इसने बॉटम से एक लॉन्ग विक कैंडल बनाई है। मुझे लगता है कि क्लोजिंग तक ये कैंडल की शक्ल सूरत काफी हद तक बदली हुई आपको देखने को मिलेगी। ये निफ्टी का चार्ट आ गया। निफ्टी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आज का चार्ट दिया है। ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर हम इसको 1 आवर के चार्ट में कन्वर्ट कर लें तो इसने एक रिकवरी दिखाने के बाद में 900 का इसने हाई छुआ, और 900 के हाई छूने के बाद में अभी 738 पे आ गई है, जो कि 700 का लो, मतलब 200 पॉइंट का टॉप से इसने करेक्शन दिया है। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट एक तरह से इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट है। तो इसके बाद में अपने को ये नहीं मानना चाहिए कि बाजार नेगेटिव साइड में है। ये आपको HDFC बैंक ने भी एक अच्छी सी डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है आपको। ICICI बैंक को मैं बहुत ज्यादा वेटेज देता हूँ, इसलिए वेटेज देता हूँ कि ये बैंक अकेला ऐसा बैंक है जो हाई बीटा है इंडेक्स के अंदर। और इसका ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है 1 आवरली चार्ट के ऊपर, ये बहुत ही स्ट्रांग अप मूव को सजेस्ट कर रहा है, और ये बुलिश टेक्निकल्स को फेवर करता हुआ दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बहुत ही स्मार्ट अप मूव दिया है, और ये जो आपको जो ब्रेकआउट के बाद में इस ब्रेकआउट को आप देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट एक तरह का बुलिश मोमेंटम को मेंटेन करता हुआ अपसाइड की तरफ दिख रहा है। HDFC ये और रियल्टी स्टॉक्स के अंदर आपको जिस तरह से ये ओबेरॉय रियल्टी की जो कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल ये बताती है कि बाजार के अपसाइड की तरफ जाने की काफी अच्छी संभावना है। DLF को और देख लेते हैं दोस्तों। DLF के चार्ट ने बहुत ही स्मार्ट अप मूव दिया आज के। और ये जो रियल्टी स्टॉक्स जिस तरीके से आज का अप मूव भागते हुए बता रहे हैं, ये इस तरफ पॉइंटर जो है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि कल हमें RBI गवर्नर की तरफ से कोई अगर अच्छी खुशखबरी सुनाई दे सकती है, जिससे हम लोगों की सबकी भी जो EMIs हैं वो कम होंगी, और देश दुनिया जनता की प्रॉस्पेरिटी के अंदर और परचेजिंग पावर के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं मेरा ये एक अर्जेंट अपडेट खत्म करता हूँ। माँ भगवती आप सभी पे कृपा बनाए रहे। आपका आने आने वाला दिन और अगला हफ्ता खुशियों से भरा हो, प्रॉस्पेरिटी आपके कदम चूमे। इसी कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, एस्ट्रो टेक्निकल के इस विशेष एपिसोड से विदा लेता हूं। अगर किसी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के साथ में ट्रेडिंग स्किल का कोर्स को ज्वाइन करना हो, तो हमारे जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर एक नया बैच शुरू होने वाला है। उस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकते हैं और उसके बारे में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने इससे ये प्रोग्राम और ये अपडेट आपको पसंद आई हो, तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और किन बातों के ऊपर आप अपडेट्स चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे किसी विषय पे अगर कोई भी नया वीडियो आप चाहते हैं, तो वो मेरे कमेंट के अंदर मुझे सजेस्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।